मृत्युंजय को नींद न आने के कारण वह रात में ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि उसे महक को गले लगाकर सोने की आदत हो चुकी थी। मृत्युंजय फ्रेश होकर सीधा नीचे आता है तो देखता है सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विकल्प मृत्युंजय को देखते हुए बोला, भाई, शोभित भाई आ रहे हैं वापस। मृत्युंजय विकल्प की बात पर बोला, ठीक है। इतना कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ जाता है। विकल्प मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हो गया भाई, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? मृत्युंजय विकल्प को घूरते हुए बोला, खन्ना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया क्या? हद से ज्यादा तुम्हारी जुबान की दुकान चल रही है। विकल्प मृत्युंजय की कड़वी बात पर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। निर्जला मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, जय, कल सुधांशु महक को लेने आया था। सुधांशु के जिक्र को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, वह लड़का वापस आ गया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। नॉट बैड। मृत्युंजय की बात पर निर्जला उसे समझाते हुए बोली, पग फेरे की रस्म के लिए महक को लेने आया था। जिस पर मृत्युंजय बोला, हाँ तो बिल्कुल, विकल्प को भेज दीजिए, वापस आएगा वह महक को। निर्जला मृत्युंजय की बात पर बोली, लेकिन सुधांशु ने कहा है कि अगर तुम उसे लेने नहीं आओगे तो सुधांशु महक को वापस सारंग विला कभी नहीं छोड़ने वाला। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, वो 2 फुट का लड़का मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा? विकल्प मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन भाई, पग फेरे की रस्म के लिए पति ससुराल जाता है अपनी बीवी को लेने। अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर रहेगा तो चला जाऊंगा लेने, वरना कह देना कि पड़ी रहे अपने मायके में। इतना कहकर मृत्युंजय बिना नाश्ता करे ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो आप सब लोगों के दिल में ठंडक आ गई होगी ना, जो उसे उस लड़की का नाम सुबह सुबह लेकर जय का दिमाग खराब कर दिया। पीताम्बर रचना की बात पर बोला, अब तुम्हारा बेटा आ रहा है ना, उस पर ध्यान दो, मृत्युंजय की जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि उसकी बीवी है उसे संभालने के लिए। रचना पीताम्बर की बात पर बोली, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि शोभित के आ जाने से मैं मृत्युंजय पर ध्यान नहीं दूंगी? ऐसी मां नहीं हूं मैं जो एक बच्चे के लिए आ जाने पर दूसरे बच्चे को भूल जाती है। कहते हुए रचना निर्जला को टॉन्ट करती है। निर्जला रचना के टॉन्ट को सुनकर भी इग्नोर कर देती है। फिर सभी लोग अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर ड्राइविंग कर रहा मृत्युंजय खुद से बोला, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे घर वालों को धमकी दे रहा है। इतना कहते हुए मृत्युंजय अपना फोन देखता है, लेकिन उसके पास महक का नंबर नहीं था और उसे अच्छे से याद था कि उसने महक का फोन तोड़ दिया है। मृत्युंजय राघव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राघव कॉल अटेंड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। मृत्युंजय राघव की बात पर बोला, कहीं मैं तुम्हारी मॉर्निंग बैड न कर दूं, इसलिए इज्जत के साथ मुझे ऑफिस में मिलो, और हाँ, एक अच्छा सा फोन खरीद कर लाना। मृत्युंजय की कड़वी आवाज सुनकर राघव की बची कुची नींद भी गायब हो जाती है, इसलिए वह ओके सर कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। अवस्थी हाउस। महक हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी। वह अपने पुराने सलवार सूट पहन रेडी हो चुकी थी और सुधांशु के साथ पास ही के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने आई थी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी महक की थाली में प्रसाद देकर उसके सर पर हाथ फेर देते हैं। मोहल्ले की कुछ आंटी जो पूजा करने के लिए आई हुई थी, महक को देखकर कहती है, अरे महक बेटा, बहुत दिन बाद तुम आई हो, कहीं गई थी क्या? महक उनकी बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरी शादी हो चुकी है आंटी, इसलिए मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। आंटी महक की बात पर हैरानी से बोली, लेकिन मिसेस अवस्थी ने तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और ना ही किसी को पता है इस बारे में।
महक बोली, जल्दीबाजी में किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला आंटी। वैसे नाश्ते का वक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। महक ने बात को टालते हुए कहा और सुधांशु की तरफ देखकर उसे इशारे से चलने को बोली। सुधांशु महक के इशारे को समझते हुए उसके साथ मंदिर से बाहर आ जाता है और वहां से वे दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं कि बीच में ही महक को किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो कि उसे ही बुला रहा था। महक मुड़कर देखती है तो अजीत अपनी बाइक में उसी तरफ आ रहा था। महक अजीत को इतने दिनों बाद देख मुस्कुराते हुए बोली, अजीत जी, आज फिर आपको देर हो गई स्कूल जाने के लिए। अजीत महक की बात पर उसे कुछ कहने लगता है कि उसकी नजर महक के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, जिससे वह चुप हो जाता है। अजीत को चुप देखकर महक आगे बोली, क्या हो गया, मैंने कुछ पूछा आपसे? अजीत महक की आवाज पर अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, अब हम आपकी तरह तो नहीं है महक जी की बिना बताए चोरी चुपके शादी कर ली और पार्टी भी नहीं दी। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, शाम को आप घर आ जाना, मैं आपको अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अजीत महक की बात पर बोला, जी नहीं, हम तो बाहर ही ट्रीट लेंगे, इसलिए आप देख लीजिए जेब खाली करोगी या फिर नहीं। सुधांशु अजीत की बात सुनकर बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए अजीत भाई, आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर अजीत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, हमें तो महक से ट्रीट चाहिए, शादी आपकी नहीं उनकी हुई है। महक अजीत की बात पर मुस्कुराती है और अपना सिर हिला देती है। उसके बाद महक अजीत से इजाजत लेकर सुधांशु के साथ घर की तरफ चली जाती है। अजीत जाती हुई महक को देखकर बोला, आपकी आंखों में जो देखा वह सच है या फिर हमारी ही आंखों का धोखा है? आप खुश नहीं हैं। इतने कहते हुए अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। सारंग कंपनी। मृत्युंजय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने राघव अलग अलग ब्रांड के फोन पकड़े खड़ा था, जिन्हें मृत्युंजय बड़ी शिद्दत के साथ घूर रहा था। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मैंने कहा था कि तुम कोई अच्छा सा फोन लेकर आना, यहाँ पर मोबाइल शॉप खोलने के लिए नहीं कहा था, डफर। राघव जैसे ही अपना मुंह खोलता है कि रिंगटोन बजने लगती है, होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम तेरा। मृत्युंजय राघव को अपनी लाल आंखों से लगातार घूरे जा रहा था। तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो राजीव हंसते हुए आ रहा था। राघव राजीव की खुशी पर मुस्कुराते हुए बोला, आपका ब्रेकअप हो गया क्या सर? आप इतने खुश हो? राजीव की हंसी गायब हो जाती है और वह राघव को घूरते हुए नाराजगी से कहता है, इडियट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ब्रेकअप कहाँ से होगा? राघव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने तो बस तुक्का मारा था सर, मुझे पता नहीं था कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। राजीव राघव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, आंख के अंधे, तुमने मुझे कब किस लड़की के साथ देखा है जो तुम मुझे सिंगल नहीं समझते? राघव फिर से बोला, जैसे हमारे बॉस शादी से पहले ही और बिना गर्लफ्रेंड के ही बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इस तरह मुझे लगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। राजीव मृत्युंजय की तरफ तिरछी नजरों से देखता है जो कि बॉल से खेल रहा था। राजीव राघव के हाथ को पकड़कर बोला, तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हारा सिर फूट जाएगा। राघव के जाने के बाद राजीव मृत्युंजय को देखते हुए हंसने लगता है, जिस पर मृत्युंजय बेटिंग बॉल फर्श पर पटकते हुए चिल्लाकर कहता है, उस गधे को किसने अपॉइंट किया है मेरे असिस्टेंट के नाम पर? राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, अभी से नहीं, पिछले 3 साल से वह तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग किसी और वजह से खराब है। क्या हुआ है? मृत्युंजय फ्लो में बोला, यार महक घर चली गई है अपने। राजीव मृत्युंजय को देखने लगता है तो मृत्युंजय को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वह जल्दी से अपने शब्दों को सुधारते हुए कहता है,
मेरे कहने का मतलब था कि शोभित वापस आ रहा है। राजीव मृत्युंजय के मजे लेते हुए बोला, लगता है मेरे यार को प्यार हो गया है अपनी बीवी से। मृत्युंजय अपना चेहरा कठोर कर राजीव को घूरते हुए बोला, बकवास करने की भी एक हद होती है और मैं मृत्युंजय सारंग किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। जिस पर राजीव मृत्युंजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की से नहीं अपनी बीवी से प्यार हो गया है। मृत्युंजय राजीव की बात को टालते हुए बोला, कशिश के बारे में क्या पता चला, कहीं इन सब में उसका तो हाथ नहीं है। राजीव मृत्युंजय के सवाल पर बोला, तेरा साला आ चुका है, अगर तू बोले तो बेसमेंट में उसका इंतजाम करवा दे। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें पता है क्या करना है। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एफआईआर वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि कुबेर सोनवानी महक के साथ कुछ भी कर सकता है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, मैं हूँ मेरी बीवी के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसे कुछ नहीं होगा। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कैबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें मैं, वैभव सोनवानी। रात का वक्त, रेस्टोरेंट। पूरी अवस्थी फैमिली रेस्टोरेंट में रात के डिनर के लिए आई हुई थी और उसके साथ में अजीत भी आया हुआ था। सभी लोग लगभग डिनर कर चुके थे। अजीत महक की तरफ एक छोटा सा तोहफा बढ़ाते हुए बोला, मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग गिफ्ट। महक अजीत से हैरान होते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अजीत। अजीत बोला, अरे अब आपने शादी की ट्रीट दे दिया तो क्या मैं छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकता? आपको इसे लेना पड़ेगा। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है। शेखर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, अगर बच्चों आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अजीत शेखर की बात पर बोला, अंकल क्या मैं सुधांशु और महक जी को जुहू बीच ले जा सकता हूँ? अजीत की बात पर शेखर अपना सिर हिला देते हैं तो अजीत खुश हो जाता है। वह लोग जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। महक भेलपूरी देखते हुए जल्दी से उस तरफ चली जाती है और भेलपूरी बनवाकर खाने लगती है, जिसे देखकर अजीत मुंह बनाते हुए कहता है, मैं आपको लेकर आया हूँ और आप अकेले ही खा रही हो। अजीत की बात पर महक मुस्कुराते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपको खाना है तो आप भी जाकर बनवा लीजिए। अजीत महक के हाथ से भेलपूरी लेते हुए बोला, मैं तो इसमें से ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अजीत महक के साथ खाने लगता है। सुधांशु उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और आइसक्रीम खरीदने चला जाता है। अजीत और महक फिर से आपस में बातें करते हुए भेलपूरी खाते हैं, जो खाकर ही महक को अचानक तीखा महसूस होता है, जिससे अजीत जल्दी से दुकान की तरफ पानी लेने चला जाता है। महक हाथ से ही अपने मुंह में हवा देने लगती है कि तभी एक हाथ जिसमें पानी था महक के सामने आ जाता है। महक जल्दी से बोतल लेकर पानी पीने लगती है और पीने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू। कहते हुए जिस शख्स ने उसे पानी दिया था उसकी तरफ देखती है। महक के सामने एक गोरा चिट्टा 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था। महक बोतल उसे वापस करते हुए बोली, पानी पिलाने के लिए थैंक यू। वह लड़का बिना महक की बात का जवाब दिए महक को गहरी नजर से देखने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है। महक को उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब लगता है, लेकिन महक ज्यादा ध्यान न देते हुए फिर से अपनी भेलपूरी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। महक और सुधांशु जब घर आते हैं तब देखते हैं कि हॉल में काफी सामान रखा हुआ था, जिसे देखकर महक अपने पापा शेखर की तरफ देखते हुए कहती है, पापा यह सारा सामान।
मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, लेने आया हूं तुम्हें। मृत्युंजय को देखकर महक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से कहती है, आप मुझे लेने आए हो? मृत्युंजय सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, मॉम ने कहा कि तुम्हारे भाई ने धमकी दी है कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तो तुम्हें यह वापस नहीं भेजेगा, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। मृत्युंजय की बात पर सभी लोग सुधांशु की तरफ देखते हैं। सुधांशु मृत्युंजय के सामने जाकर कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बात का बदला मेरी बहन से ले रहे हो, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि मीरा के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली वालों का सिर शर्म से नीचे हो। और मुझे नहीं पता कि मीरा किसके साथ और कहाँ गई है। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, डोंट वरी, वह तो मैं पता लगा लूंगा कि किसका कितना हाथ और कितना नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है साले साहब। उसके बाद शेखर की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूँ? नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, बेटा, आप पहली बार हमारे घर आए हो, रात भर यहीं रुक जाओ, कल सुबह लेकर चले जाना महक को। कल ही तो आईद है। मृत्युंजय नीरू की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिर कभी। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं यहीं रहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप घर चले जाइए। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखता है। सुधांशु मृत्युंजय की तरफ एक नजर देख महक से बोला, आपके पति आपको लेने आए हैं दीदी, अगर आप आज रुकना चाहती हैं तो रुक सकती हैं, मैं आपको कल उनके बड़े से विला में छोड़ आऊंगा, क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा है कि हमारा घर उनके रहने के लिए काफी छोटा है। मृत्युंजय सुधांशु के कटाक्ष को महसूस करते हुए घूर कर उसकी तरफ देखता है और नीरू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आज यहीं रुकने के लिए तैयार हूँ। मृत्युंजय की हाँ पर महक जल्दी से बोली, आपको दिक्कत होगी, आप वापस चले जाइए, मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। मृत्युंजय अब जिद में महक को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं यहाँ रुकूंगा, मतलब यहाँ रुकूंगा। महक मृत्युंजय की आवाज में हल्का गुस्से को महसूस कर आगे कुछ नहीं कहती तो नीरू मृत्युंजय से मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, तुमने रात का खाना खा लिया? मृत्युंजय नीरू की बात पर बोला, जी नहीं, रात का और सुबह का ब्रेकफास्ट फैमिली का है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर सड़ा सा चेहरा बनाते हुए बोला, सो सैड जीजू, हम लोग तो बाहर से डिनर करके आ चुके हैं। वह क्या है ना कि महक दीदी का कलीग्स मिल गया था, उसने कहा कि शादी के लिए अभी तक दीदी ने पार्टी नहीं दी, इसलिए अजीत भाई को पार्टी के लिए लेकर गए थे। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, चुप रहो। उसके बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए जल्दी से बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने कहा कि फैमिली के साथ बैठकर खाने की आदत है, अकेले नहीं। शेखर जी मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोले, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ खा लेंगे, वैसे भी बाहर का खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता और हमारी महक तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, कमरा कहाँ है? महक मृत्युंजय के सवाल पर ऊपर के फ्लोर की तरफ दिखाते हुए बोली, वह मेरा कमरा है, आप जाइए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। मृत्युंजय महक की बात पर ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद नीरू खाने के की प्रिपरेशन के लिए किचन की तरफ चली जाती है। महक सुधांशु के पास उसे घूरते हुए बोली, तुम क्यों उन्हें बार बार नीचा दिखा रहे हो? सुधांशु महक के सामने अपना फोन रख देता है, जिसमें मीडिया में महक और मृत्युंजय की शादी की खबर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में थी। महक हैरान हो जाती है तो सुधांशु महक से कहता है, आपके पति यहाँ पर फोर्सफुली आए हैं, ना कि किसी की बात पर, इसलिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो। सुधांशु की बात पर महक अपनी आंखें छोटी करके बोली, वह सब तो मैं देख लूंगी, तुम फिलहाल के लिए अपना कोई अच्छा सा नाइट सूट
जिसे तुमने इस्तेमाल ना किया हो वह दे दो। सुधांशु महक की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, उनको देखा है? वह कहाँ जिम में अपना शरीर बनाने वाले फौलाद इंसान और मैं कहाँ दुबला पतला सा लड़का। और आप मेरे कपड़े उन्हें देना चाहती हो? मेरे कपड़े क्या फाड़ने के लिए हैं? महक सुधांशु की बात पर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, प्लीज मेरे भाई, मैं तुम्हें 2 जोड़ी नाइट सूट लाकर दूंगी। प्लीज फिलहाल के लिए दे दो। सुधांशु महक की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, इतनी रिक्वेस्ट तो आपने कभी अपनी चीज मांगने के लिए भी मुझसे नहीं की जितना आप अपने उस अड़ियल पति के लिए कर रही हो। महक इस बार थोड़े गुस्से में बोली, सुधांशु। सुधांशु अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाना बंद कीजिए, दे रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु अपने कमरे के अंदर चला जाता है। महक भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। महक सुधांशु की कबर्ड को देखकर उसके सारे नाइट सूट को देखने लगती है। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 3 ही नाइट सूट थे, जिसमें से 2 पुराने हो गए थे और एक ठीक ठाक था। लेकिन उसकी साइज ज्यादा होने के कारण सुधांशु उसे छूता भी नहीं था। महक उस नाइट सूट को लेकर सुधांशु से बोली, मैं तुम्हें अच्छा सा नाइट सूट दिलाऊंगी। थैंक यू मेरे भाई। इतना कहकर महक जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सुधांशु अपने कबर्ड की हालत देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, मेरी बहन पागल हो गई है। इतना कहकर सुधांशु अपने कबर्ड को ठीक करने लगता है। महक अपने कमरे में आती है तो देखती है मृत्युंजय बड़े ध्यान से महक के कमरे को देख रहा था। 12 बाई 12 का छोटा सा कमरा मृत्युंजय को काफी तंग लग रहा था। मृत्युंजय महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, सर मैंने आपसे कहा था हमारा घर बहुत छोटा है, आप यहाँ एडजस्ट। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बीच में बोला, मैं कर लूंगा, मैं पहले हॉस्टल में रहा हूँ, इससे भी छोटा 10 बाई 10 के कमरे में। काफी वक्त से आदत नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा तंग लग रहा है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए नाइट सूट मृत्युंजय के आगे बढ़ाकर बोली, आपके लिए है, चेंज कर लीजिए। मृत्युंजय नाइट सूट को देखकर महक को देखते हुए बोला, किससे उधार लेकर आई हो? महक हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, क्या हम आपको इतने गरीब लगते हैं कि अगर मुझे आपको नाइट सूट पहनाना है तो किसी पड़ोसी से मांग कर लाऊंगी? मेरे भाई का है, वह बात अलग है कि वह इसे पहनता नहीं है। मृत्युंजय महक की बात पर फिर से बोला, रिजेक्ट माल को मुझे पहना रही हो, काफी अच्छी बात है। महक मृत्युंजय के कटाक्ष पर इस बार थोड़ा चिढ़कर बोली, आप बिना कपड़ों के सोने वाले हैं क्या? महक की बात पर मृत्युंजय थोड़ी शरारत टोन से बोला, खाना खाने के बाद वैसे भी हम दोनों ही कहाँ कपड़े पहनने वाले हैं। महक मृत्युंजय की इस बात पर कुछ थोड़ी हैरान हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। मृत्युंजय महक के हाथ से नाइट सूट लेकर बोला, मेरी साइज की नहीं है। महक इरिटेट होकर बोली, सर खाना खाने तक प्लीज इसे पहन लीजिए, उसके बाद आप कमरे में आकर जो चाहे वह कर सकते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करोगी? महक फ्लो में बोली, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी। महक की हाँ पर मृत्युंजय उसके कान में आकर बोला, तो तुम मुझे किस करोगी? महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, किस? मैं आपको मुझे नहीं आती सर। मृत्युंजय महक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर बोला, डोंट वरी बच्चे, तुम्हें सब आ जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल के लिए जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ, वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। इतना कहकर मृत्युंजय धीरे से महक के कान पर किस कर लेता है। महक मृत्युंजय के परफ्यूम की खुशबू में खोने लगती है और जल्दी से उससे दूर हो कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। महक कमरे से निकलकर सीधा किचन में चली जाती है तो देखती है नीरू खाने की तैयारी कर रही थी। महक उसके साथ आकर उसकी मदद करने लगती है। कुछ देर बाद मृत्युंजय भी फ्रेश होकर हॉल में आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है।
शेखर जी जो उसके बगल में बैठे हुए थे मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका काम कैसा चल रहा है बेटा? मृत्युंजय शेखर जी की बात पर बोला, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है अंकल। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, जीजा जी, मेरे पापा आपके पापा होंगे ना कि अंकल, इसलिए पापा कहिए। शेखर सुधांशु की बात पर उसे डांटते हुए बोले, सिद्धू, वह कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम चुप रहो और चुप चुप रहकर वह करो जो कर रहे हो। मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर फिर से कटाक्ष करते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ लोगों की नजर से छूटने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूँ। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, यह तो काफी अच्छी बात है, तो बताओ ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? सुधांशु अपना लैपटॉप बंद कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल के लिए सोचा नहीं है, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कोई अच्छी सी पोस्ट। सुधांशु मृत्युंजय की बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे जो भी जॉब चाहिए अपनी मेहनत से चाहिए, किसी की सिफारिश से नहीं। मृत्युंजय कोल्ड आवाज में सुधांशु से बोला, मैं तुम्हें डायरेक्ट पोस्ट देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई पोस्ट खाली रहने पर तुम्हें मैं सिर्फ इंटरव्यू और बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भाई ने सारे फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही सारंग इंडस्ट्री में अपनी खुद की पोस्ट चुनी है, और वह सिर्फ एक एम्प्लॉय है, वहां का बॉस नहीं। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु एक नजर अपने डैड को देखने के बाद बोला, पहले मुझे किसी किसी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट चाहिए, उसके बाद मैं अपने पापा की कंपनी को रीओपन करूंगा। शेखर सुधांशु की बात पर थोड़ी नाराजगी से बोले, सुधांशु चुप रहो तुम, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम वह काम नहीं करोगे, हम नॉर्मल जिंदगी में खुश हैं। सुधांशु शेखर की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं पापा, मुझे वह करना है, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और जब तक मैं उस दलदल से खुद नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सवालों का जवाब ढूंढ पाऊंगा। मृत्युंजय जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, शेखर की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात है क्या? शेखर मृत्युंजय की आवाज सुन जल्दी से बोले, कुछ नहीं बेटा, यह लड़का पागल हो गया है, कुछ भी कहता रहता है। मृत्युंजय शेखर की बात से समझ जाता है कि वह बताने के इच्छुक नहीं है, इसलिए वह भी ज्यादा फोर्स नहीं करता, क्योंकि उसका नेचर भी ऐसा था कि वह किसी के मामले में ज्यादा नाक नहीं घुसाता था जब तक वह चीज उससे जुड़ी ना हो। सुधांशु फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगता है। कुछ देर बाद नीरू और महक खाना लेकर डाइनिंग टेबल में कर देते हैं। खाने की खुशबू महसूस करते हुए मृत्युंजय के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मृत्युंजय थोड़ा अजीब टोन में जल्दी से बोला, क्या यहाँ पर राइस नूडल्स बने हैं? मृत्युंजय की बात पर नीरू हैरानी से वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? नीरू के सवाल पर मृत्युंजय बोला, जब मैं 8 साल का था तब अक्सर यहाँ के फूड मार्केट में एक छोटा सा होटल था जहां पर ऐसे ही राइस नूडल्स बनते थे। अक्सर मैं अपने भाई के साथ वहां जाता था, लेकिन फिर मैं अपने दादा दादी के पास असम चला गया, तो मैं बहुत ज्यादा उस नूडल को मिस करता था, लेकिन बाद में पता चला कि वह होटल ओनर ने बेच दिया है। लेकिन काफी वक्त बाद यह खुशबू मुझे याद आ गई। मृत्युंजय की बात पर नीरू अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाकर बोली, मैंने तो बस ऐसे ही रेसिपी बनाई थी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मृत्युंजय नीरू के एक्सप्रेशन नोट नहीं करता और कहता है, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? महक एक छोटे से बाउल में मृत्युंजय को राइस नूडल्स सर्व कर देती है, जिन्हें खाने के बाद मृत्युंजय अपनी आंखें सुकून में बंद करते हुए कहता है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है शेखर जी। और नीरू एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन सभी ख्यालों को झटक कर दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं।
सुधांशु पूरे डाइनिंग टेबल में देखते हुए कहता है, यहाँ पर मेरे पसंद का तो कुछ भी नहीं है। महक सुधांशु की बात पर उसके आगे ब्रेड रोल पकोड़े रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए। सुधांशु महक की बात पर खुशी से उछलते हुए बोला, थैंक यू सो मच दीदी, मुझे पता था कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार आप मुझसे करती हो। बाकी सब तो इतना कहते हुए सुधांशु घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखता है। मृत्युंजय उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए अपने डिनर पर फोकस करने लगता है। कुछ देर डिनर फिनिश करने के बाद महक और नीरू पूरा डाइनिंग टेबल साफ करने लगते हैं। शेखर जी घर के थोड़े पास बने गार्डन की तरफ चले जाते हैं। पूरा बर्तन साफ करने के बाद महक दूध का गिलास सुधांशु की तरफ बढ़ा देती है, तो सुधांशु महक की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी आपके पति को आपके घर में खाने को नहीं मिलता क्या? कितनी बुरी तरीके से खा रहे थे। सुधांशु की बात पर महक उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसी बदतमीजी नहीं करते सिद्धू, वह तुमसे बड़े हैं ना। सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, मैं बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, सही तो बता रहा हूँ, देखा नहीं कैसे जानवरों की तरह खा रहे थे। सुधांशु की बात पर महक उसके बगल में बैठते हुए बोली, बात यह है कि मैंने खुद पहली बार इन्हें इतना रिलैक्स होकर डिनर करते हुए देखा है, वरना वह घर में चुपचाप अपना डिनर करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सुधांशु महक की बात पर टोंट करते हुए बोला, वह क्या है ना दीदी, गरीबों की मेहनत का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और आपके घर में कोई मेहनत करता ही नहीं, इसलिए इन्हें हमारे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगा। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम जरूरत से ज्यादा उन्हें नीचा दिखा रहे हो। खैर ये सब छोड़ो, जाओ अपने कमरे में पढ़ो। सुधांशु दूध का गिलास खाली कर टेबल पर रखते हुए महक से बोला, ठीक है मैं तो कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप स्कूल फिर से ज्वाइन करोगी या फिर नहीं? महक दूध का गिलास पकड़ते हुए बोली, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है सिद्धू, और जब तक तुम्हारे जीजू से बात ना कर लूं मैं इस तरह से अपने फैसले नहीं ले सकती, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो और जाओ कमरे में। इतना कहकर महक किचन की तरफ चली जाती है। सुधांशु महक की बात पर खुद से बोला, ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जिसके लिए खुद की कोई जिम्मेदारी या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और का मोहताज होना पड़े। सीढ़ियों के पास खड़ा मृत्युंजय महक और सुधांशु की बातें सुन चुका था। वह खुद से बोला, मॉम डैड की मदद करने के लिए वह स्कूल में काम करती थी। इतना सोचते हुए मृत्युंजय महक के पीछे किचन की तरफ चला जाता है। राइस नूडल्स वाली कहानी क्या कोई कोइंसिडेंस है या फिर पहले महक और उसकी फैमिली का पास्ट कुछ अलग सा था जिस बारे में वह लोग बात नहीं करना चाहते? किसी भी तरीके की फीलिंग ना होने के बावजूद मृत्युंजय क्यों खिंचा चला आ रहा है महक की तरफ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना आज का चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।